नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इचना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। सबसे पहले बता दें क्या खास लेकर आए हैं आज आपके लिए हम इस शो में। 17 सितंबर को आएगी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी और इसकी वजह से हमने देखा कि जो लॉजिस्टिक्स के शेयर्स हैं वो जोरदार एक्शन में थे आज। अब इनमें क्या करना चाहिए वो समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से। इसके अलावा बैंकों पर मॉर्गन स्टैनली की राय भी आपके सामने पेश की जाएगी। हमने देखा कि आज निफ्टी बैंक ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, उसके बाद मुनाफा वसूली हावी रही। साथ ही साथ कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज को भी शो में करेंगे शामिल। एक्सपायरी के दिन आज हमने देखा कि बाजार में मुनाफा वसूली हावी रही। निफ्टी दिन के ऊपरी स्तर से 200 अंक फिसलकर 17,877 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी ने आज नया शिखर बनाया, लेकिन बाद में वो टूटकर करीब 600 अंक करीब टूटा, उसके बाद बंद हुआ। दिन भर बाजार में आज किस तरह की और हलचल रही, बता रहे हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। आज का दिन अगर सेलिब्रेशन का दिन था वो बैंक निफ्टी के लिए था और बैंक निफ्टी ने न केवल आज ज़बरदस्त रिकॉर्ड हाई बनाया बल्कि रिकॉर्ड हाई से थोड़ा नीचे भी आ गया। और अब आप बैंक निफ्टी के लेवल्स देख पा रहे होंगे, 41,200 पे जाके बंद हुआ। निफ्टी के अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था आज के अंदर, लेकिन वो दोपहर होते होते फिर से गुम हुआ और आज हमने 18,000 के नीचे क्लोजिंग दी है। पिछले 3 दिन में बार बार 18,000 के ऊपर नीचे जा रहे हैं और मार्केट की यही रेंज बनी हुई है। आज एडवांस डिक्लाइन शुरुआत में 1500 शेयरों की बढ़त का था, लेकिन क्लोज होते होते ये डिक्लाइंस में कन्वर्ट हो गया, जहाँ पे 1000 से ज़्यादा शेयर्स कल के मुकाबले ज़्यादा कमज़ोर थे। अब मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने वो रखता हूँ कि निफ्टी के टॉप गेनर कौन कौन से थे। आज मारुति सुजुकी के अंदर काफ़ी ज़ोरदार मूव आते हुए दिखा। आपको एक रिपोर्ट आती हुई दिखी, जिस रिपोर्ट ने यह कहा गया कि 10,500 तक मारुति जा सकता है, तो मारुति आज इंडेक्स का टॉप गेनर बन गया। आज आइशर मोटर के अंदर भी काफ़ी अच्छी खरीदारी हमको बनती हुई दिखी है। अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रुप के ज़्यादातर शेयर्स चल रहे थे, बट अदानी पोर्ट्स क्योंकि निफ्टी का शेयर है तो इसके अंदर हमको काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आती हुई दिखा। पावर ग्रिड और एनटीपीसी, दो सरकारी बिजली से जुड़ी हुई कंपनियां, इनके अंदर भी आज आपको हरा निशान आते हुए दिखा और इनकी परसेंटेज करीब 1.5 से 2% की थी। आज जिन शेयर्स में थोड़ा नुकसान देखने को मिला उसमें था हिंडाल्को। हिंडाल्को आज निफ्टी का टॉप लूजर बन गया और इसकी गिरावट कहीं 3.5% से ज़्यादा की थी। साथ ही इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, दो आईटी कंपनी आज नहीं चल पाई और इन्होंने आज ड्रैग किया निफ्टी को, क्योंकि निफ्टी की वेटेज वाली कंपनियां हैं, इन दोनों ने आज काफ़ी ड्रैग किया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बजाज ऑटो और टाटा स्टील ने भी आज मार्केट को काफ़ी डिस्टर्ब किया। ये दोनों शेयर्स भी आज मार्केट के अंदर नहीं चल पाए। अब मैं आ जाता हूँ जरा छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी के अंदर, वहाँ पर आज क्या हुआ। अगर वहाँ पर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो आज दिन एक्चुअली में टायर कंपनीज का था। अपोलो टायर, सीएट पे 20% का, सर्किट, एमआरएफ थोड़ा बड़ा शेयर होने की वजह से परसेंटेज में करीब 7% चला। तो आज टायर कंपनीज के लिए दिन काफ़ी बेहतर था और कुछ सीमेंट कंपनीज भी चलती हुई दिखी। उसमें अंबुजा सीमेंट को आप काउंट कर सकते हैं, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव था। इसके अलावा कॉफ़ी से जुड़ी हुई कंपनी है जैसे बॉम्बे बर्मा, ये शेयर आज काफ़ी मूवमेंट में रहा और इस शेयर के अंदर आज की जो बढ़त है करीब 4% की। इसके अलावा गुजरात गैस और महानगर गैस, गैस से जुड़ी हुई दो कंपनियां, ये भी काफ़ी अच्छी छोटे मझोले कैटेगरी से चलती हुई दिखी हैं। इसी में अगर आप छोटे मझोली कंपनीज़ में अगर नुकसान वाली कंपनीज देखेंगे तो आपको अजंता फार्मा दिखेगा, वहाँ पर आज करीब नुकसान 3-3.5% का था। इसके अलावा लॉरस लैब डेज लो पे जाके बंद हुआ और इसने आज एक स्ट्रक्चरली ब्रेकडाउन भी किया है। अगर ये जल्दी सपोर्ट नहीं लेगा तो फिर और भी टूट सकता है, मार्केट एक्सपर्ट्स का ये कहना है। इसके अलावा BHEL और सेल, दो सरकारी कंपनीज भी आज मार्केट में प्रेशर बनाने का काम करती रही और ये कह सकते हैं कि उन्होंने भी अपनी हायर रेंज को छोड़ के अब लोअर रेंज के अंदर वापस से एंटर कर लिया है। तो ये कुछ एक शेयर्स थे जो मार्केट के अंदर आज रिदम बनाते हुए दिखे। बिल्कुल, तो एक्सपायरी तो 18,000 के नीचे हुई है। यहाँ से क्या राह बाजार ले सकता है? मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, देवांग शाह और रवि सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। देवांग, सबसे पहले आपसे पूछूंगा, 18,000 के नीचे जाकर आज हमने एक्सपायरी होते हुए देखी। बाजार में मोमेंटम पिछले कुछ दिनों से था, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग हुई। क्या लगता है यहाँ से आगे बाजार का रुख कैसा रहेगा? निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का अभी भी ओवरऑल ट्रेंड है जो हाइट ऑफ हार्वर्टन स्ट्रक्चर भी है। डेफिनेटली आज हमने एक माइनर करेक्शन देखा है मार्केट में, बट आई थिंक जब तक 17,750 17,700 ये एक इमीडिएट सपोर्ट जोन है, जब तक ये ब्रेक नहीं करता लेवल तब तक सेलिंग में अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज एक इमीडिएट सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए, निफ्टी फ्यूचर के लिए। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 18,150 18,200 तक के लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस है, वहां तक निफ्टी आ सकती है। निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल्स है।
ओके 18,200 और 250 तक के यहाँ पर वहाँ एक बड़ा रेजिस्टेंस, लेकिन 17,700 जब तक होल्ड किया हुआ है बाजार ने तब तक चिंता की बात नहीं है। रवि, इस समय जब आप क्लाइंट से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो क्या सिचुएशन बन रही है? क्योंकि एक तरफ एक दिन बाजार तेजी से भागता है, नए रिकॉर्ड बनाता है, एक दिन बाजार गिरने लगता है, तो जो आम लोग हैं, जो रिटेल निवेशक है, उसके मन में इस समय चल क्या रहा है, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, जो इतनी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल रही है उसके कहीं ना कहीं से पूरी वजह इंटरनेशनल मार्केट की रही, क्योंकि देखिए एक्सपायरी का प्रेशर था, इतनी बाइंग पोजीशंस खड़ी हुई थी, इस वजह से बहुत ज्यादा अपसाइड से डाउन साइड आने में मार्केट को टाइम लगा। लेकिन आज जो मार्केट में सिचुएशन आई, प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से देखने को मिल रही है और जिस हिसाब से यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, तो ओवरऑल न्यूज का इंपैक्ट है। लेकिन हम खास तौर से रिटेल क्लाइंट को यही सजेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट में चिंता की कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मार्केट में इंडिविजुअल एक एक करके सेक्टर यहाँ पर परफॉर्मेंस की तरफ जा रहे हैं। चाहे आप बैंकिंग सेक्टर देख लीजिए, आईटी सेक्टर को देखिए, जरूर थोड़ा सा एक लोअर लेवल यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि वो बॉटम आउट हो रहा है, वहां से भी आपको जो है वो वैल्यू बाइंग के स्टॉक्स आपको देखने को मिल रहे हैं। पूरे पावर सेक्टर एक अलग परफॉर्मेंस पे, स्टील सेक्टर में एक अलग परफॉर्मेंस में। तो अगर आप 10 सेक्टर को कंपेयर करें तो 10 में से 8 सेक्टर जो है वो कंटिन्यूअस एक के बाद एक अप ट्रेंड की तरफ आते जा रहे हैं। आज आप देखें टायर इंडस्ट्री को, कल आप देखेंगे दूसरी किसी सेक्टर को, तो ये कॉन्फिडेंस यहाँ पर बिल्डअप कर रहा है। ओवरऑल मुझे लगता है कि दिवाली तक मार्केट अपने हाई पर रहेगा, यानी कि जो 18,580 का निफ्टी का लेवल रहा है उन लेवल्स तक जरूर पहुंचता हुआ नजर आएगा। अभी थोड़े बहुत अगर करेक्शन आते हैं तो ये हेल्दी करेक्शन है आपको लॉन्ग टर्म निवेश बनाने के लिए और सेक्टर स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर बाइंग करने के लिए। हेल्दी करेक्शन है बाजार में, आपको अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए, ये मतलब हुआ यहाँ पर। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है। तो बाजार के करेक्शन में फिर स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ पर ज़्यादा एक्शन था। आज बैंकों में हमने देखा, आज बैंक निफ्टी जो है वो एक नए रिकॉर्ड हाई तक पहुँचा, उसके बाद जाकर वहाँ पर सेलिंग देखने को मिली और करीब 200 पॉइंट नीचे जाकर बंद हुआ। ऊपरी लेवल से करीब 600 पॉइंट तक बैंक निफ्टी जो है वो कमज़ोर हुआ था। मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट भी आज जारी की है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है बैंकों के आगे के ग्रोथ आउटलुक के बारे में, मेरी सहयोगी विनी मोतीवाला जुड़ रही है मेरे साथ पूरे अपडेट के साथ। बताइए विनी। तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में उन्होंने 4 बैंक्स के बारे में बात की है। पहले बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। उन्होंने ओवरवेट रेटिंग मेंटेन किया और लक्ष्य दिया हुआ है 1225 रुपीज़। तो वो पॉजिटिव क्यों है आईसीआईसीआई बैंक पे? वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी जो रिटेल डिपॉजिट ग्रोथ है वो उनकी रन रेट जो है इंप्रूव होगी आगे जाते हुए। स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी ट्रेंड भी कंटिन्यू होगा कंपनी का, और उसके अलावा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इंक्रीज इंटरेस्ट रेट होगा वो सपोर्ट करेगा मार्जिन्स को। सेकेंड बैंक की बात करते हैं, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। वहाँ पे भी कंपनी ने मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट रेटिंग मेंटेन किया हुआ है और जो लक्ष्य दिया हुआ है वो है 2215 रुपीज़ का लक्ष्य दिया हुआ है। वो बिलीव करते हैं कि यहाँ पे जो लोन ग्रोथ मोमेंटम है वो मेंटेन रहेगा और आउटलुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। उनकी कलेक्शन एफिशिएंसी स्ट्रॉन्ग है और क्रेडिट कॉस्ट भी स्टेबल रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक के लिए। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सपोर्ट है हायर एक्सपोजर मार्जिन्स में इन फ्लोटिंग लोन्स वो सपोर्ट करेगा ओवरऑल कंपनी को। इसके लिए वो लोग इक्वल वेट रेटिंग मेंटेन कर रहे हैं कोटक बैंक के लिए। फेडरल बैंक की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली बिलीव कर रहा है वहाँ पे उनकी रेटिंग ओवरवेट रेटिंग है। टारगेट प्राइस है 155 रुपीज़ पर शेयर और जो लोन ग्रोथ है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो 18 to 20% में होगा। FY23 के लिए मार्जिन्स कंटिन्यू रहेंगे, इंप्रूव करेंगे नेक्स्ट कुछ सालों में भी। और उसके अलावा जो रिटर्न ऑन एसेट है वो एस्टिमेटेड है कि वो भी ज़्यादा होगा, मोर देन 1.25% होगा ओवर द नेक्स्ट 2-3 साल। तो वो भी इम्प्रूवमेंट, वहाँ पे भी अच्छी इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। उसके अलावा लास्ट जो बैंक है वो है एक्सिस बैंक के बारे में। वहाँ पे भी उन्होंने ओवरवेट रेटिंग मेंटेन किया है, टारगेट प्राइस दिया है 1000 रुपये का और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओवरऑल जो हायर इंटरेस्ट रेट है, बेटर लोन मिक्स है, वो सपोर्ट करेंगे मार्जिन्स को। बैंक की फोकस है हायर रिटर्न बिजनेस पे और उसके अलावा रिड्यूस्ड एक्सपोजर जो लो प्रॉफिट बिजनेस पे है वो सपोर्ट करेंगे ओवरऑल एक्सिस बैंक की ग्रोथ के लिए। और इसीलिए उनकी जो एक्विजिशन प्लान्स भी है सिटी के लिए वो भी एक फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट नोट आ रही है मॉर्गन स्टैनली पे बैंक्स पे। ओके, तो मॉर्गन स्टैनली का यहाँ पर अलग अलग बैंकों पर नज़रिया है, लेकिन आज हमने जो देखा वो ये कि काफ़ी अच्छी तेज़ी बैंक निफ्टी में देखने को मिली। देवांग, आखिर हुआ क्या? क्या ऑल टाइम हाई पर पहुँच के बहुत तेज़ी से सप्लाई बाजार में रही होगी, इसलिए इतना ज़ोरदार हमने करेक्शन आते हुए देखा बैंक निफ्टी में?
डेफिनेटली हमने बैंक निफ्टी का अगर ओवरऑल चार्ट देखे वो भी एक अच्छा मोमेंटम है। कंपेयर करें निफ्टी के चार्ट से तो बैंक निफ्टी का चार्ट मोमेंटम स्ट्रांग है। आज हमने हायर लेवल पे एक माइनर करेक्शन देखा है, बट आई थिंक यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रख दीजिए। जो शॉर्ट टर्म के जो लेवल्स है बैंक निफ्टी के, वो 40,500 के एक सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 41,500 41,700 के जोन है, वो बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे प्राइवेट बैंक में हमें देखना चाहिए, जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, काफी अच्छा है। हमने देखा है ब्रेकआउट आया स्टॉक के अंदर, तो एचडीएफसी बैंक खरीदने के साथ रहेगी। स्टॉप लॉस रखा है 1485 का। अपसाइड जो लेवल है वो 1590 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं एचडीएफसी बैंक में। इसी बैंक में 1590 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। रवि, आप खरीद रहे हैं बैंक इस समय, कौन सी पसंद होगी आपकी? सौमित जी, मैंने तो आज फीडबैक रिसीव किया है, क्योंकि आपके शो को अगर 2-3 हफ्ते पहले ले जाते हैं या 1 महीने पहले भी ले जाते हैं, तो उनमें हमने बैंक ऑफ बड़ौदा की रिकमेंडेशन आपको 100 रुपए के पास, 110 रुपए के पास दी। फेडरल बैंक की रिकमेंडेशन 92 के पास दी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की रिकमेंडेशन 42 रुपए के पास दी। और आज ये स्टॉक्स 20% अप है। और अभी भी यहाँ पर भी अगर आप अट्रैक्शन देखते हैं तो मुझे लगता है अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में 8 से 10% का अपवर्ड मोमेंटम। फेडरल बैंक, कैनरा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बास्केट बनाकर ट्रेड करिए। एक स्टॉक की तरफ पूरा फोकस मत रखिए। अगर बैंकिंग में भी हैं तो 3 से 4 बैंक आप अपने फोकस में रखिए। और मैं हमेशा 5 का फॉर्मूला इसीलिए बताता हूं। 5 के फॉर्मूले का मतलब है कि अपना पोर्टफोलियो बनाइए तो 5 सेक्टर, 5 स्टॉक जरूर शामिल करिए। और बैंक के 5 स्टॉक को अगर आप बाय करते हैं तो यहां से भी आपको, अगर मैं 1-2 महीने का लक्ष्य रखता हूं, तो 8 से 10% बड़ी इजीली आपको, मार्केट में कोई करेक्शन हो, डरने की कोई जरूरत नहीं, आप बाय करके रख सकते हैं। और जिन स्टॉक्स की हम अभी चर्चा कर रहे हैं, स्टॉक्स के नाम लिए, उन स्टॉक्स में बड़े मोमेंटम अभी यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनका नाम आपने लिया और इनमें अभी भी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। ये पिछली बार के रिकमेंडेशन से आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी 8 से 10% की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बैंक पर ये है ब्रॉडली नज़रिया, आपको लॉन्ग साइड पर ही रहना है। सिचुएशन वहाँ पर अच्छी ही दिखाई दे रही है। एक और स्पेस जिसमें हमने काफ़ी एक्शन देखा वो था लॉजिस्टिक्स। हुआ ये कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का ऐलान करने वाले हैं। पॉलिसी में क्या हो सकता है, पहले ये समझते हैं। ये मेरे सहयोगी समीर दीक्षित बता रहे हैं। बताइए समीर। जी बिल्कुल, 17 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी नेशनल लॉजिस्टिक जो पॉलिसी है उसको देश के सामने रखेंगे। और इस पॉलिसी का मकसद क्या है? दरअसल अभी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 13% के आसपास है। यही कॉस्ट जो है वो जीडीपी में उसमें एक अवरोधक, एक दिक्कत के तौर पे काम करता है। सरकार की मंशा ये है कि नई लॉजिस्टिक पॉलिसी के जरिए जो लॉजिस्टिक कॉस्ट देश में है, सामान को एक कोने से लेकर के देश के दूसरे कोने में ले जाने की जो लागत है उसको घटाना है। जो 13% अभी जो लागत आती है इसको घटा करके 10% तक लाने का लक्ष्य है। और ये लक्ष्य सरकार को लगता है कि वो साल 2030 तक हासिल कर पाएंगे। जो ग्लोबल बेंचमार्क है 8% का, सरकार उसको लेकर के चल रही है। लेकिन एकदम से बड़े छलांग लगाने के बजाय सरकार फिलहाल 10% को अपना बड़ा लक्ष्य लेकर के चल रही है। और जितना लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा उतना ही सरकार को अपने जीडीपी में इजाफा होता हुआ नजर आएगा। यही वजह है कि जो लॉजिस्टिक पॉलिसी है, इसका जो विजन है, इसका जो मूल भाव है वो यही है कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आप देश में बनाए, एक रिलायबल, एक भरोसेमंद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो और कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो ये उसका विजन रहने वाला है। इसके अलावा जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में एक बड़ी बात ये होगी कि अलग अलग 7 अलग अलग मंत्रालय, जिसमें सड़क परिवहन मंत्रालय, एविएशन मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, ऐसे 7 जो मंत्रालय हैं उनके अभी क्या है वो 35 डिजिटल प्लेटफॉर्म उनके अलग अलग चल रहे हैं। अगर आपको रेलवे की मैं बात करूं तो रेलवे में जो फुट ओवर ब्रिज बनना है या रेलवे के किसी जमीन से अगर आपको कोई पुल बनाना है तो उसके लिए अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे अलग अलग मंत्रालयों के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनको एक ही जगह पर लेकर के आया जाएगा। उसका नाम होगा यूलिप, यानी कि यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस पॉलिसी। यूलिप के आने से क्या होगा कि जो भी इंफ्रा के प्रोजेक्ट हैं उनको सरलता से उसको क्लियरेंस मिल पाएगी। तमाम जो अप्रूवल्स है उसके लिए अलग अलग दरवाजे में भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के जरिए सरकार एक बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहती है, वो ये है कि जो लागत है उसको कम करना। और आपको ये भी बता दें कि फिलहाल जो सरकार ने ये किया है कि देश के जो इंफ्रा प्रोजेक्ट है जहां अटके हुए हैं, ऐसे प्रोजेक्ट को 3 कैटेगरी में विभाजित किया है। वो है क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल प्रोजेक्ट मसलन जैसे मान लीजिए कोयले का शिपमेंट एक कोने से दूसरे कोने करना है और कहीं पर दिक्कत आ रही है तो उसको फौरी तौर पे एड्रेस करके, यानी कि साल भर के भीतर उस दिक्कत को दूर करना। वेरी इंपॉर्टेंट 1 से 2 साल, और जो इंपॉर्टेंट है उसमें अगले 4 से 5 साल के
तहत योजना बनाई जानी है। तो इन तमाम योजना के साथ में सरकार नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को 17 तारीख को लॉन्च करेगी, प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे और उसके बाद सरकार को लगता है कि आने वाले अगले 5 से 6 सालों में तकदीर वो बदल पाएंगे। जी 10% तक कॉस्ट को कम करने की कोशिश हो रही है। रवि, यहाँ पर काफ़ी उठापटक हमने इन स्टॉक्स में भी देखी। ऑल कार्गो आज करीब 3% नीचे है, लेकिन वीआरएल में जोरदार तेजी। क्या कॉल है इस समय लॉजिस्टिक स्टॉक्स पर आपका? बिल्कुल, आपने सौमित जी 2 स्टॉक्स मेरे इसमें भी लिस्ट में है। पहला है TCI एक्सप्रेस। आप इसको अगर आप देखेंगे तो 1944 के पास स्टॉक चल रहा है, 2100 के लक्ष्य के हिसाब से आप इसको बाय करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक VR लॉजिस्टिक है, जिसमें कि एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बना है। आज को ये 4% के करीब की तेजी, 5% के करीब की तेजी दिखा रहा है, जिसमें कि आपको 750 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये 2 कंपनीज हैं जो दूसरी ऑल कार्गो की बात करें या एजिस की बात करें, उनसे ज्यादा कंपैरेटिव स्ट्रेंथ है, स्ट्रांग है और ईयरली और मंथली बेसिस पे भी आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो आप ये 2 अपने फोकस में रख सकते हैं। TCI और VRL, ये 2 स्टॉक जो आपको रखने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, या पूरा जो ये लॉजिस्टिक स्टॉक्स का स्पेस है वो फ्लेवर में है आजकल, क्योंकि 17 तारीख को पॉलिसी आने वाली है, उसकी डिटेल्स और पता लगेंगी। लेकिन आज समीर ने आपको कुछ एक झलकी ज़रूर दे दी है कि क्या क्या हो सकता है उसमें। एक स्पेस देवांग जिसमें काफ़ी एक्शन था आज, वो था टायर स्पेस। हमने आज अपोलो टायर देखा जो करीब 10-11% ऊपर था, JK टायर में करीब 16-17% की तेज़ी थी, C8 20% ऊपर। फंडामेंटल तो यहाँ पर कुछ खास विशेष बदले नहीं है अचानक, लेकिन अचानक अगर इन स्टॉक्स में जोरदार तेजी आ जाए तो अब क्या करना चाहिए? यहाँ पर अगर मेरे पास है तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ, और अगर मुझे लेना है तो क्या लेना चाहिए अभी कि नहीं? आई थिंक सी अगर बात करें अपोलो टायर्स की, टायर सेक्टर्स की, ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो अगर स्टॉक है तो उसके एक ट्रेल स्टॉप लॉस करके होल्ड किया जा सकता है। अगर स्पेसिफिक अपोलो टायर की बात करें तो यहाँ पे 287 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। ऊपर की तरफ के जो लेवल है वो 310-315 तक के जोन है, वहां तक हमें देखने मिल सकते हैं अपोलो टायर्स। ओके, और C8 पे कोई कॉल होगा? 20% ऊपर था आज वो। C8 की बात करें तो ओवरऑल जैसे इसमें काफी अच्छा एक हमें तेजी देखने मिली है, ब्रेकआउट भी है स्टॉक के अंदर। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए बिकॉज राइट नाउ रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट फेवरेबल। ओके, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखिए, रिस्क रिवॉर्ड अभी बहुत फेवरेबल नहीं है। तो ये है यहाँ पर कॉल टायर स्टॉक्स पर। लेकिन एक कंपनी और जिस पर फोकस हमारा आज है वो है BPCL, क्योंकि इसके विनिवेश को लेकर ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर खुद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मुहर लगा दी है। ईटी नाउ स्वदेश ने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि सरकार ने BPCL के विनिवेश को फिलहाल टाल दिया है। अब खुद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने एनर्जी टेक समिट के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि केंद्र सरकार देश की दिग्गज ऑयल कंपनी BPCL के विनिवेश पर विचार नहीं कर रही है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Insofar as BPCL is concerned, look, I almost came into the ministry when you had decided that BPCL की disinvestment नहीं करनी. I personally think BPCL is a first-rate OMC. Whatever happened to your thinking in the past, it's doing well now. It's a very good corporate citizen. What view we take, but you know, if you want to do disinvestment, you cannot have a situation where there's only one bidder and it's going to be questioned for a long time. So I don't know what the situation is, but in this last year or so that we've been, you know, facing a bit of turbulence, I think BPCL has done very well. BPCL, if you look at, I'm not going by just the returns. I mean, if you, in every respect, it has, you know, taken advantage of the opportunities that have come in a difficult time, and it's a great asset. And so whenever the government takes a decision, which I cannot anticipate, but just now I don't think it's on the table. तो BPCL का विनिवेश तो नहीं हो रहा है, और आज इस खबर के बाद हमने देखा कि स्टॉक जो है वैसे ही वॉलेटाइल था, करीब 1.5% नीचे जाकर बंद हुआ है। रवि, क्या करेंगे अब आप? देखिए सौम्य जी, ये स्टॉक लोग चूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए, क्योंकि स्टॉक्स में क्लियर कट है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस की वॉलेटिलिटी तो देखने को मिलती है, लेकिन डिविडेंड पिक कहीं ना कहीं से होता है। 6.5%, 7% का डिविडेंड यील्ड बना रहता है, समय समय पर आपको मिलता रहता है। तो
ये एक एफडी के तरीके से है। स्टॉक की परफॉर्मेंस के हिसाब से देखते हैं तो आपको, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा और करेक्शन देखने को मिलेगा। अगर ओवरऑल सेंटीमेंट को समझे तो 280 और 300 की रेंज तक ये स्टॉक अभी जा सकता है, तो यहां से भी अभी थोड़ा करेक्शन होगा। बेहतर है दूरी बनाकर रखे नए इन्वेस्टर जिनके पास है, उनकी बाइंग अगर अच्छी है, आपकी 300 से नीचे की बाइंग है तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, पोजीशन बनाकर रखें। ओके, तो अगर आपके पास स्टॉक है तो आप पोजीशन बनाकर रखें, लेकिन अगर आप नए निवेशक हैं तो आप रुकिए, क्योंकि स्टॉक में हो सकता है कुछ और गिरावट आए। चलिए, ये तो बात हुई खबरों की और बाकी स्टॉक्स की, लेकिन कल जो ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें कौन से स्टॉक्स पर आपको फोकस करना चाहिए, पूछते हैं हमारे मेहमानों से। वक्त है वीआईपी शेयर्स का। देवांग, आपका फोकस कहां होगा कल के ट्रेडिंग सेशन में? यहाँ फर्स्ट स्टॉक रहेगा पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में हमने देखा है काफी अच्छा एक हमें ब्रेकआउट देखने मिला है, विद वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने मिला है। अभी भी लगता है कि अपसाइड इसमें इंटैक्ट है। पावर ग्रिड खरीदने की सलाह रहेगी। 231.50 का स्टॉप लॉस रहेगा, 245 का टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर का हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है, काफी एक डेली टाइम फ्रेम में एक पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर है। एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है। यहाँ पे टाटा पावर खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 238 का, टारगेट है 256। दोनों ही लॉन्ग साइड के आइडियाज हैं यहाँ पर, टाटा पावर और पावर ग्रिड, दोनों ही पावर स्पेस के और अच्छे स्टॉक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ कारोबार कर सकते हैं। रवि, आपकी तरफ से कौन से आइडियाज होंगे? सौमित जी, वैसे तो मेरी रिकमेंडेशन पे कई बार ये स्टॉक रहा है। मैं बात कर रहा हूँ पावर सेक्टर से, अडानी पावर की, लेकिन जो अभी के लेवल है इनमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वापस अच्छा दिखाई दे रहा है। 480 तक का ये स्टॉक दिखा सकता है अपसाइड का टारगेट मोमेंटम में, और स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। 20 रुपए के स्टॉप लॉस से आपको एक 100 रुपए का मूव यहाँ से 80 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है आपको ये स्टॉक लेना चाहिए। फंडामेंटल तो आपको स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, नंबर्स पे भी एक्टिविटी देखने को मिली, और पूरे पावर में ये एक लीडर की तरीके से नजर आएगा। तो मुझे लगता है लीडर को बाय करना बिल्कुल मत भूलें, आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, और वीक ऑन वीक बेसिस पे जैसे ही आपके लेवल से आते हैं प्रॉफिट बुक करना भी ना भूले, क्योंकि दोबारा भी अपॉर्चुनिटी आपको ये देता रहेगा। दूसरा स्टॉक है, क्योंकि निफ्टी इस समय ऐसे लेवल पर है कि थोड़ा सा एक डिफेंसिव स्टॉक भी बाय करना चाहिए, इसलिए मैंने ग्रेनुअल इंडिया को यहाँ पर चूज किया है। 318 के पास स्टॉक चल रहा है, और मुझे कहीं ना कहीं से थोड़ा सा डिफेंसिव लगता है। अगर निफ्टी बहुत गिरती है तो भी ये स्टॉक बहुत गिरेगा नहीं, निगेटिव कोरिलेशन का फायदा मिलेगा। नंबर्स पे अट्रैक्शन तो है, ये स्टेबिलिटी स्टेबल है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर, तो ओवरऑल सेंटीमेंट अच्छा है। तो अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो 400 रुपए तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, इसको भी आप बाय करके चल सकते हैं। तो जो मोमेंटम ट्रेड कर रहे हैं, डे टू डे वोलेटिलिटी से डर रहे हैं, वो इस टाइप के स्टॉक को परचेज करके चल सकते हैं। ओके, यानी कि पावर पर मेरे दोनों ही मेहमान काफ़ी बुलिश है आज। यहाँ पर पावर ग्रिड और टाटा पावर के बाद अडानी पावर भी लिस्ट में शामिल है, इस पर भी आप नज़र रखिएगा। यहाँ पर टारगेट करीब 480 तक के देखने को मिल रहे हैं, और ग्रैन्यूल्स जल्दी एक स्टॉक 400 रुपये तक के टारगेट के लिए, इसे भी आप कर सकते हैं पोर्टफोलियो में शामिल। चलिए, फिलहाल शो को हम यही समेटेंगे। रवि और देवांग, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। मुझे और पूरी टीम को भी दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।